डिलीवरी के बाद भी वो डायबिटिक रहने की हो सकता है कि रहें, उनको चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ जो लोग इस प्रेगनेंसी में अगर जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो वो प्लीज़ इतना कंट्रोल करें कि वो फिर आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लाइक आगे जाके। वरना ये केसेस मैंने खुद देखे कि इवन मेरी सिस्टर के साथ ही सेम ये केस हुआ है कि उसकी प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज़ हुई और उसके फ़ौरन बाद उसको ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर से उसको डायबिटीज़ हो गई है। नाउ शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट। तो वो एक तकलीफ दह चीज़ होती है, इतनी यंग एज में डायबिटीज़ हो जाना, और इस वजह से अच्छा। लेकिन एक वक्त आता है प्रेगनेंसी में कि आपके बैक पेन्स बहुत ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेग क्रैम्प्स बहुत आने लगते हैं, पूरी पूरी रातें जो है ना माएँ जो है वो परेशान रहती हैं लेग क्रैम्प्स की वजह से। तो ये वही वाली आपकी बात है कि प्रेगनेंसी सिर्फ फन नहीं है। इट्स नॉट अ फन, बिल्कुल ये फन नहीं है, फन भी है और साथ साथ जो है वो कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट भी करनी है कि एक्स एंड पेन्स भी होंगे, तकलीफें भी होंगी, लेकिन वो सारी टेम्पररी चीज़ें हैं। ठीक है, इस बात को हमें सीखना चाहिए कि ये टेम्पररी है, बस थोड़ी देर के लिए है और थोड़े दिनों के लिए इजीली ले लेना चाहिए। इसमें एक्चुअली पेशेंट का सबसे पहले एटीट्यूड जो है कि वो अपने ऊपर इसको सवार ना कर ले, उसको ये ना देखे कि बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी में होती है। एक्चुअली प्रेगनेंसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, वजन बढ़ने की वजह से और पोस्चर जो चेंज होता है, आपका बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, इसकी वजह से बैक एक्स होती हैं। अच्छा, इसके लिए मैं बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत एक मिथ है कि जी प्रेगनेंसी हो गई तो काम नहीं करना। काम नहीं करना, हालांकि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज इज बेस्ट। अच्छा, मैं भी हिलाल जब एक्सरसाइज करा था तो मेरी माइंड में आया था ये बात कि मैं आपसे जरूर उनकी एक्सरसाइज देख के ही मैंने कहा कि एक्सरसाइज कर सकते हैं आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक माइल्ड मतलब हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे अभी करवा रहे थे वैसी बिल्कुल कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो ट्रेडमिल या किसी किस्म की मशीन के साथ जो एक्सरसाइजेज हैं वो नहीं करें, जॉगिंग नहीं करें, बट वॉक, स्विमिंग एंड इस तरह के जो एरोबिक टाइप के एक्सरसाइज हैं ये आराम से कर सकते हैं। और बल्कि ये आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं और लेबर उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, प्रेगनेंसी भी उतनी अच्छी गुजरती है और लेबर भी अच्छा गुजरता है। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि जो हमारे यहाँ लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में जो काम वाली खवातीन हैं या मासियाँ हैं, जो बहुत बहुत बेचारी किस तरह का काम कर रही होती है, जो हमारे खवातीन को तो सोचा भी नहीं जा सकता, तो आपको पता है उनका लेबर बहुत आसान होता है। इसी वजह से कि उनकी एक्टिविटी ज्यादा रहती है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो अपनी बॉडी को स्टॉप ना करें, अपने आप को बिल्कुल वर्किंग पोजीशन में रखें, काम करते रहें एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ। हाँ, प्लीज़ इसको नॉर्मल लें, इतना भी नॉर्मल ना लें कि आप बिल्कुल ही भूल जाएं चीज़ों को, लेकिन इसको समझने की एक चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसमें प्रेगनेंसी में कि हस्बैंड्स की सपोर्ट कितनी ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है। ये मैं समझिएगा मैं किसी हस्बैंड को फॉलो वो कर रही हूँ, टॉन्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी पूछ रही हूँ कि फिजिकली बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना हस्बैंड्स की। फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, मैं तो बल्कि हस्बैंड्स लेकर के और एक्चुअली कॉन्शियस होते हैं कि बिल्कुल बहुत मैं बहुत खुश होती हूँ देख के कि जहाँ हस्बैंड्स लेकर आते हैं और अपना कंसर्न शो करते हैं, बिकॉज यूजुअली आपको पता है कि हमारे यहाँ की खवातीन जो हैं वो अपना ख्याल इतना रखना नहीं चाहती हैं। तो जब आपके पास सपोर्ट होती है तो ये चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि बहुत स्टडीज़ हैं इस पर जो ये प्रूव करती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर में अगर सपोर्ट है, और बेस्ट सपोर्ट जाहिर बात है आपके हस्बैंड की या पार्टनर की सपोर्ट है, तो अगर सपोर्ट है तो प्रेगनेंसी की भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपकी ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। आपको दवाइयों का इंटेक आपका कम हो जाता है उसकी वजह से, और लेबर में तो बहुत ही उसका हेल्पफुल। और अब तो खैर बहुत सारे यहाँ पे भी हॉस्पिटल्स में जो है इस चीज़ को अलाउ कर दिया गया है कि हस्बैंड्स को लेबर रूम में लेकर के आ जाते हैं, और ये होना चाहिए ताकि जैसे बाहर भी लेबर रूम तक तो बहुत अच्छा है ना, अच्छा सपोर्ट रहती है। हाँ, एक होना चाहिए ये चीज़ कि जी हस्बैंड की सपोर्ट है। अच्छा, एक और बात कि समझ नहीं आ रहा होता है इस टाइम पे पूरे 9 मंथ्स में कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। बहुत सारी खवातीन जो हैं वो बहुत कुछ खा लेती हैं, फिर एक प्रॉब्लम ये आती है कि, और ये उनके साथ होता है जब उन्होंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया होता है, ठीक है जी, तो बहुत सारा खा लेती हैं, होता है कि माँ को लग गया बच्चे को नहीं लगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो किस तरह का बैलेंस डाइट लें कि बेबी को भी फुल डाइट जाए और माँ के लिए भी बहुत फायदेमंद है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले मैं ये बताऊं कि वज़न का जो है, माँ का जो प्रेगनेंसी शुरू होते वक्त जो वज़न है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज वज़न जो है, वज़न और हाइट उन दोनों के तनासुब से हम निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स। हाँ, ठीक है, BMI एग्जैक्टली। अगर किसी खातून का BMI 18 से कम है या 25 से ज्यादा है, 18 से कम का मतलब है कि बहुत ही अंडरवेट है, और 25 से ज्यादा का मतलब है कि वो मोटापे की तरफ है जी। तो उन दोनों कंडीशंस में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है।
अंडरवेट होने के अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं और ओवरवेट होने के और कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो एक तो ये कि प्रेगनेंसी शुरू होते वक्त का वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो टोटल वजन बढ़ना चाहिए वो 12 केजी से ज्यादा यूजुअली मना करते हैं कि 12 से 14 तक की लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, पूरे 9 महीनों में। अच्छा, पूरे 9 मंथ्स से 12 केजी वेट गेन 12 to 14 केजी। ठीक है। और बेबी का फिर उसमें कितना वेट होता है? बेबी का वेट एक्चुअली सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में आता है। फर्स्ट हाफ में तो वैसे ही मदर की जो नोजिया वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम है उसमें वजन इतना नहीं बढ़ता, लेकिन जब 16-17 हफ्ते के बाद बच्चे का वजन ठीक ठाक होने लगता है, फिर बेबी की मूवमेंट शुरू होती हैं, उसके बाद जो है बेबी जो है वो ज़्यादा अच्छे ग्रोथ पे जो है वो नशोनुमा हो रही होती है, ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, तो उसका वजन फिर किस तरह की डाइट फिर लेनी चाहिए पूरे होल प्रेगनेंसी में? हम डाइट में हमारे यहाँ बस बहुत इम्पोर्टेंट देने वाली बात तो ये कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोटी, गोश्त, ये वाली चीजें ज्यादा खाएं, जबकि हमारे यहाँ फ्राइड फूड बहुत खाए जाते हैं, फास्ट फूड बहुत खाए जाते हैं। छुट्टी हो जाती है ना फिर तो खाने की, छुट्टी हो जाते हैं वो, तो उसमें अपने वेट को देख के आप खाएं कि जी अब कितनी गुंजाइश है। मैं तो जैसा मेरे साथ होता था, मैं तो अपना आपको बता भी रही हूँ, पिकनिक टाइम था मेरा, तो बस सब कुछ खाना है। आप तो कुछ भी खा सकते हैं। अब मैं खाऊंगी, फिर उसके बाद मैं डाइट करूंगी। अफोर्ड करने वाली बात है कि आपका वेट क्या इस बात की आपको इजाजत देता है कि आप उतना हैवी फूड या फैटी फूड खाएं। फिर मैंने आपसे जब भी सवाल किया ना, मेरे साथ हुआ यही था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा जो है ना वेट बहुत हो गया था, और बेबी का वेट कम था और मेरा वेट बहुत हो गया था। एक्चुअली ये भी एक अलग चीज है कि माँ जितना खाएगी क्या वो बच्चे को वेट को नहीं इम्प्रूव करता। हाँ, बच्चे का जो वजन बढ़ने वाला है, जो ग्रोथ प्रोफाइल है वो एक अलग है। अच्छा जी, मतलब अगर कहीं ऐसा होता है कि बच्चा छोटा है जी, डॉक्टर ने कह दिया कि बेबी की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही, तो माँ ने और खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक चीज होती है प्लेसेंटा। हाँ। प्लेसेंटा जो है इट्स अ स्पंजी थिंग इन द बॉडी, जिससे माँ के थ्रू जो भी ब्लड सप्लाई है वो बच्चे को जाती है, और जो भी नशोनुमा के लिए जो भी ग़िज़ाइयत की जरूरत है वो माँ से बच्चे को जाती है। सही है। लेकिन अगर उस प्लेसेंटा के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो माँ जितना भी खा ले वो कम ही जाएगा बच्चे को आगे। हाँ। ठीक है, आप समझ रही हैं, अगर प्लेसेंटा में प्रॉब्लम है तो प्लेसेंटा पूरी तरह वो ग़िज़ाइयत प्रॉपर नहीं पहुंचा पाएगा, तो फिर माँ जितना भी खाए वो माँ को लगेगा, बच्चे को नहीं हाँ, लगेगा। जब भी होता है कि जी वो माँ को लग जाता है और बच्चे को नहीं लगता। बड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर बाद में सब कहते हैं यार तुम तो। दूसरा ये कि खाएं जितना भी, अगर एक्टिविटी मेंटेन होगी, चलना फिरना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, तो वो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यही समझ में आया कि जी वर्कआउट ज़रूर रखें अपनी प्रेगनेंसी में, ताकि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी गुजरे, इजीली डिलीवर भी हो जाए, लेबर पेन्स आपको इजीली आप ले सकें। अच्छा जी, एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, मुस्कुराती कली को और पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुना? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह बखैर। क्या कहेंगी फैजान साहिबा? सुबह बखैर कहूंगी तो बहुत कुछ, डॉक्टर साहब से सवाल पूछना है। जी जी, और फिर एक जोक भी सुनाना है। अच्छा सही। जरूर जरूर डॉक्टर साहब आपसे बात करें। डॉक्टर साहब मैं पूछना है कि मेरी बेटी जो प्रेग्नेंट है तो इसको ना ब्लड प्रेशर हाई शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा फैजाना साहिबा। हेलो, मेरी बेटी है ना, जी जी, वो प्रेग्नेंट है इस वक्त, तो उसको ना हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। हाँ। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मुझे बताइएगा। अच्छा ठीक है, उसको ब्लड प्रेशर कौन सा मंथ चल रहा है उनका? जी अभी ये 3 है, 3rd मंथ। ठीक है, आप ऑनलाइन देंगी? ऑन एयर हम आपको जवाब दे देते हैं फरजाना साहब। और आपको जोक सुना रही थी, जल्दी से सुनाइए। जोक तो सुनने? हाँ जी। हाँ, तो एक ना दरख्त होता है, इसके ऊपर चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ होता है, तो वो लोग काट देते हैं, तो चिड़िया बेचारी बेघर हो जाती हैं। फिर वो कहती हैं चलो तुम अपने अलग घर ढूंढो, मैं अलग ढूंढती हूँ। दोनों उड़ जाती हैं, देखती है कि एक चिड़िया जो पहली है ना वो किसी बाग में बैठी होती है, तो वो किसी गंजे के सर पे बैठ जाती है। तो दूसरी चिड़िया उड़ती हुई जाती है, कहती वाह तुम्हें तो बहुत अच्छा घर मिल गया। तो कहने की कहाँ घर मिला है, अभी तो प्लाट पे कब्जा किया है, कंस्ट्रक्शन जारी है। चलो जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा जोक था। और आज का हमारा टॉपिक भी यही कि कोई अच्छा सा लतीफा या कोई अच्छा सा अगर आपको जोक आता है तो आके सुनाएं। इनका मसला ये था कि इनकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है और 3rd मंथ में ब्लड प्रेशर होना जो है एक्चुअली इस बात की निशानदेही करता है कि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, उनको इवन बगैर प्रेगनेंसी के भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो बहुत अर्ली स्टेज है जी, बिकॉज प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर शुरू होता है यूजुअली 5वें महीने के बाद शुरू होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की बगैर हो रहा है या प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हो रहा तो वो शुरू से ही होगा ब्लड प्रेशर। तो ऐसी कंडीशंस में तो वो जो दवाइयाँ ऑलरेडी ले रही हैं उनको दवाइयों को बदलने की जरूरत होगी, बिकॉज जो प्रेगनेंसी में दवाइयाँ दी जाती हैं और जो प्रेगनेंसी के बगैर दी जाती हैं उन दोनों दवाइयों में फर्क है। उसमें सेफ्टी को देखा जाता है कि बच्चे को कौन सी दवाई हार्म नहीं करेगी।
तो आई थिंक अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को अर्लीस्ट दिखाएं, ताकि उनके बाकी टेस्ट भी हो जाएं और उनकी दवाइयाँ डोज एडजस्ट हों, दवाइयाँ चेंज हों। बिल्कुल, ताकि उनकी दवाइयों के पास। अच्छा, यहाँ पे अभी इसी से एक बात रिलेट करेगी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डॉक्टर से बगैर कंसल्ट किए हुए, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछे बगैर आप कोई सी भी दवा ले लेते हो, ठीक है, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी चली जाती हैं, ठीक है, तो क्या ये हार्मफुल होता है बेबी के लिए भी और आपके लिए भी? जी बिल्कुल, दवाइयों की एक पूरी लिस्ट है जो सेफ है, और बहुत लंबी लिस्ट है जो अनसेफ है। अच्छा, यहाँ आप इसको इस बात से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सिर्फ पैनाडोल जो है एक वो पेन किलर है जो सिर्फ हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। बिल्कुल, आमतौर पे जो छोटे मोटे पेन, एक्स एंड पेन हैं उनके लिए इवन पैनाडोल एक्स्ट्रा या पैनाडोल सी लेना भी सेफ नहीं है। इसी तरह बहुत सारे पॉन्स्टान, वॉरन, ये आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, लेकिन बहुत दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बेहतर है कि प्लीज डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से और पूछ के दवाई लें। और एंटीबायोटिक्स तो खास तौर पे ऐसी बगैर पूछे ना लें, बिकॉज आपको नहीं पता होता कि कौन सी दवाई के क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। बिल्कुल, तो जरूर अपने यहाँ पे हर वक्त ये बात हो रही है कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर पूछें। एक और लास्ट सवाल करूंगी जो कि इसमें आ जाती है, एक प्रॉब्लम होती है, हम आज कॉम्प्लिकेशंस पे ही बात कर रहे थे, तो बहुत सारी मदर्स को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, तो उसमें भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, उसमें भी वो कोई ना कोई दवाएं ले रही होती हैं, बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए आमतौर पे तो डाइट चेंज करें पहले, जो कॉन्स्टिपेशन को बेहतर कर सकती है। लाइक फाइबर वाली डाइट्स हैं, झूसी बढ़ा दें खाने में, इसफगोल का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सिर्फ डाइट और इसफगोल से ही बहुत सारे केसेस तो ठीक हो जाते हैं। बहुत कम कंडीशंस में हमें कोई दवाई देनी पड़ती है। अच्छा, यूजुअली दवाइयाँ देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, सही है। और अच्छा, लेकिन एक दफ़ा ये भी होता है नॉर्मली कि आप जो दवाएं मिलती हैं कैल्शियम की, फॉलिक एसिड, इस तरह की जो दवाएं मिल रही होती हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी होती हैं, अब अगर वो आपसे स्किप हो गई तो फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप डाइट से भी उसको अपनी ले सकते हैं? नहीं, डाइट एक अलग चीज़ है। डाइट जब आप खाते पीते हैं तो आपकी आंतों की एक गुंजाइश होती है कि वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगी, चाहे आप 2 रोटियां खाएं, अगर आंतों की एब्जॉर्प्शन जो है वो 1 रोटी की है तो वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगी। तो उसके साथ फिर आपको मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम आयरन लेना अलग से लेना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं हमसे एक कॉल है, एक कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आमना कैसी हैं? आमना, सॉरी जिया कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। आवाज बहुत ही कम आ रही है। अब अभी कम आ रही है जी? अच्छा, मैं जोर से बोलूँ? बस आप पता नहीं, बहुत ही कम आवाज आ रही है। और अच्छा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आयशा, आप बताइए मुल्तान का मौसम कैसा है? मुल्तान में अभी सर्दी है। अभी सर्दी? अभी तो यहाँ पे भी सर्दी है। जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सर्दी यहाँ पर खासी सर्दी है। यहाँ पर सुबह के टाइम तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी, एंजॉय करें आप लोग इस सर्दी को जनाब। अच्छा, क्या कहेंगे? हमारे साथ डॉक्टर एरम खालिद मौजूद हैं। मैंने इनसे ना क्वेश्चन करना है। जी जरूर। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि मेरी सिस्टर है, तो उनका एक बेबी है। अच्छा। तो बल्कि वो उसकी एज 10 साल हो गई है, लेकिन उसके बाद ना उनको हर बार मिसकैरेज हो जाता है, होता है 2-3 महीने बाद ना मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है। तो वो उनकी वजह से बड़ी परेशान है। अच्छा, तो अभी मैंने पूछना, अभी उनका बेबी है लेकिन कोई? जी एक है ना बेटा। अच्छा, एक बेटा, वो 10 साल का है। ठीक है। उसके बाद और 5 बार अबॉर्शन हो चुका है। अच्छा। तो जो है फिर बल्कि उनकी एक ट्यूब भी खत्म हो गई है, फट गई थी, तो उसको ऑपरेट करा के निकाल दिया। तो अब उनके क्या हो सकते हैं मजीद? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि कहते हैं कि अगर ये ऑपरेशन करा दिया जाए, यानी कि ठीक है, तो उसके लिए उसके बाद जिस्म क्या भारी हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, ये पूछना है मैंने। ठीक है जी। लोअर एब्डोमेन और जो है लोअर, हम समझ गए। ठीक है जी, थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच। जो उन्होंने अपनी सिस्टर का केस बताया जिसमें इनका बेटा है 10 साल का, उसके बाद मोस्ट लाइकली जो मेरे समझ में आया है कि उनकी एक प्रेगनेंसी ट्यूब में भी रही है, जिसकी वजह से ट्यूब रप्चर हो गई और फिर उनका वो ट्यूब रिमूव हो गई। तो अब उनके पास एक ट्यूब है और 2 ओवरीज हैं। प्रेगनेंसी तो ऐसी कंडीशन में हो जाती हैं, हो सकती हैं, और हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। वो और प्रेगनेंसी कर सकती हैं, लेकिन उनको जो बार बार मिसकैरेज हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि उस बार बार मिसकैरेज की रीजन क्या है। क्या बार बार एक ही प्रॉब्लम है, एब्नॉर्मैलिटीज वाला मसला है, या यूट्रस में यानी बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या कोई और हार्मोनल रीजन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे नहीं जा पा रही है। तो आई थिंक उनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आई डोंट नो, लाइक मुझे ऐसा हो लगता है कि अगर इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, वो इतनी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रही हैं जिसकी वजह से उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तकलीफ में आपकी सिस्टर ही है मेरे ख्याल से,
तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमारा एक बेबी है तो हम उसी को प्रॉपर तरीके से देख के चलें, हम उसी का ख्याल रखें, क्योंकि देखें फिर आगे जाके मदर के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।